तो दोस्तों देखना, ये आपका सूर्य है। अब आपका सूर्य यहां से गुरुत्वाकर्षण आपका सूर्य लगा रहा और यहां पर आपका चंद्रमा सप्तमी के दिन, अब चंद्रमा यहां पर चला गया। अब ये जो स्थिति बनी ना दोस्तों, ये समकोण वाली स्थिति बन गई, क्योंकि देखो सूर्य अपना गुरुत्वाकर्षण इधर से लगाएगा, चंद्रमा यहां पर लगाएगा, तो ये जो स्थिति बन जाएगी दोस्तों, यहां इस पृथ्वी के केंद्र से जो अगर मैं देखूं दोस्तों, तो ये जो स्थिति बन रही है, ये यहां पर समकोण की स्थिति बन रही है। यहां जो स्थिति उत्पन्न हो रही दोस्तों, वो 90 डिग्री की स्थिति बन रही है, 90 डिग्री, जिससे आप लोग दोस्तों अपने कौन सा कोण को बोलते हो, अपने तो समकोण की स्थिति बन गई यहां पर, समकोण। तो यहां पर ये अपने पानी को संतुलन करने में लग जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण तो इधर खींचेगा, इसका इधर, तो ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो दोस्तों जो यहां पर जो सप्तमी आती, तो ज्वार निम्न आता, धीरे आता, क्योंकि संतुलन, दोनों की शक्तियां संतुलन करने में बीत गई। तो यहां जो ज्वार आएगा दोस्तों सप्तमी के दिन, वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन सा ज्वार आएगा, अपने तो लघु ज्वार आएगा। सप्तमी या अष्टमी के दिन कह सकते हो कि कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी या अष्टमी होगी, कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी या अष्टमी होगी, उस समय जो दोस्तों ज्वार आएगा वो अपने कौन सा ज्वार आएगा, लघु ज्वार। और अमावस्या के दिन कौन सा ज्वार आएगा, दीर्घ ज्वार। अब वापस यहां से चलना प्रारंभ किया चांद ने, चल करके दोस्तों वापस कहां पर आ गया, पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा के दिन दोस्तों चंद्रमा लगाएगा अपना गुरुत्वाकर्षण यहां से इस तरह। अब चंद्रमा लगा रहा अपना गुरुत्वाकर्षण इधर, सूर्य लगा रहा इधर से। अब मैं आपको कहूं कि बताओ गुरुत्वाकर्षण बल किसका ज्यादा है, आप कहोगे गुरुजी सूर्य का ज्यादा है, क्योंकि सूर्य बड़ा है। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, ध्यान रखना एक चीज, कि अगर मैं आपको कहूं कि देखना गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव किसका ज्यादा रहेगा, तो चांद का ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा, कि एक तो जैसे कि कोई आपको चक्कर लगाना, एक तो यहां पर पड़ोसी चक्कर लगा रहा है इस तरफ, ठीक है ना, और एक कोई दूर से आता 50 किलोमीटर दूर से, वो चक्कर लगाता है। तो इसके ऊपर जो दोस्तों सबसे जो निकट होगा या फिर प्रभाव जो ज्यादा रहेगा, वो किसका होगा, आप कहोगे गुरुजी पड़ोसी का रहेगा, पड़ोसी का रहेगा, क्योंकि जो पड़ोस में है दोस्तों वो, उसके ऊपर प्रभाव ज्यादा रहता है। ये दोस्तों बहुत दूर है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम काम करेगा। इस चंद्रमा का पृथ्वी के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का भी ज्यादा है चंद्रमा की अपेक्षा, लेकिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो पास में है। ये दोस्तों यहां पर जो बीच में दूरी है ना दोस्तों, ये ज्यादा दूरी नहीं है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी दोस्तों अपने 3.84 लाख है, 3.84 लाख किलोमीटर। जबकि दोस्तों अपने सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है ना, वो अपने 14.98 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। यानी कि अब आप बताओ यहां पर करोड़ में 14.98 करोड़ और यहां पर मात्र 3.84 लाख किलोमीटर दूर है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसका ज्यादा लगेगा, चंद्रमा का ज्यादा लगेगा। तो दोस्तों चंद्रमा अपना पूरा गुरुत्वाकर्षण बल लगा देता पृथ्वी के ऊपर, जिसके कारण दोस्तों ध्यान रखना पूर्णिमा के दिन दोस्तों वापस जो ज्वार आता है, वो विद्वान साथियों ध्यान रखना कौन सा ज्वार आता है, अपने दीर्घ ज्वार आता है। यहां वापस कौन सा आता है, दीर्घ ज्वार। पूर्णिमा के दिन कौन सा ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार। अमावस्या में कौन सा आता है, दीर्घ। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन दोस्तों अपने कौन सा ज्वार आता है, लघु ज्वार। अब दोस्तों वापस चल के आए यहां पर, और वापस शुक्ल पक्ष की क्या आ गई, सप्तमी अष्टमी, और वापस दोस्तों यहां पर यह स्थिति उत्पन्न हो गई दोस्तों, समकोण की स्थिति जो मैंने आपको पहले बताया था। अब चंद्रमा अपना गुरुत्वाकर्षण बल यहां से लगाएगा, सूर्य यहां से लगाएगा, तो वापस ये जो दोनों की शक्ति होगी वो पानी को संतुलन करने में रह जाएगी, जिसके कारण दोस्तों जो अपने शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी होगी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी होगी, उस दिन दोस्तों विद्वान साथियों ध्यान रखना, वापस जो ज्वार आएगा वो अपने कौन सा ज्वार आएगा, लघु ज्वार आएगा। यानी कि अमावस्या के दिन कौन सा आता है, दीर्घ ज्वार। पूर्णिमा के दिन कौन सा आता है, दीर्घ ज्वार। कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी के दिन कौन सा आता है, लघु। और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी के दिन कौन सा आता है, लघु ज्वार आता है। अब दोस्तों देखना, दीर्घ ज्वार हो गए, लघु ज्वार हो गए। अब देखना ऐनवर्ती ज्वार क्या होता है। ऐनवर्ती ज्वार ये होता है दोस्तों कि पृथ्वी के ऊपर, ध्यान रखना दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर 3 रेखाएं होती है। सबसे पहली रेखा ये होती है, ये रेखा कर्क रेखा। एक रेखा दोस्तों पृथ्वी के बीचों बीच होती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, भूमध्य रेखा। यानी 3 प्रकार की रेखाएं होती है। सबसे पहली रेखा कर्क रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच दोस्तों अपने कौन सी होती है, भूमध्य रेखा। और फिर दोस्तों नीचे होती है जिस रेखा का नाम क्या है, मकर। जिस प्रकार से आपका सूर्य कभी कर्क पर चमकता है, कभी मकर पर चमकता है, कभी भूमध्य पर चमकता है। इधर देखना, ये जैसे कि आपका पृथ्वी है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, कर्क
ये मकर रेखा, ठीक है दोस्तों। तो जिस प्रकार से सूर्य कभी कर्क रेखा पर चमका, कभी भूमध्य रेखा पर और कभी मकर पर, उसी प्रकार से आपका चंद्रमा जो है ना दोस्तों, वो भी कभी कर्क पर चमकता है, कभी आपका भूमध्य पर चमकता है, कभी मकर पर। तो जब चंद्रमा, ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर आप लोग ध्यान रखना, जब दोस्तों जो आपका चंद्रमा है, क्या है दोस्तों, चंद्रमा, जब चंद्रमा आपके एक तो कौन सी रेखा पर चमकेगा, कर्क रेखा पर, प्लस दूसरा आपके कौन सी रेखा पर चमकेगा, मकर रेखा पर, उस समय जो ज्वार आएगा, जब चंद्रमा कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर चमकेगा, कर्क और मकर, यहां और यहां, उस समय जो ज्वार आएगा दोस्तों, उस ज्वार को बोलते हैं अपने ऐनवर्ती ज्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐनवर्ती ज्वार। और जब चंद्रमा दोस्तों अपने भूमध्य रेखा पर चमकता है यहां पर, तो जब भूमध्य रेखा पर चमकता है तब जो ज्वार आता है, उस ज्वार को दोस्तों अपने क्या बोलते हैं, अपने भूमध्य रेखीय ज्वार बोला जाता है। यानी कर्क मकर पर चमकता है तब जब ज्वार आता है, उस ज्वार को बोलते हैं अपने कौन सा, ऐनवर्ती ज्वार। और भूमध्य रेखा पर चमकता तब जो ज्वार आता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय ज्वार। अब दोस्तों समझना सबसे इंपॉर्टेंट है दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार क्या होता है। पिछले वाली फर्स्ट ग्रेड में यहीं से ही प्रश्न आया था दोस्तों। इस चीज को आप आसानी से समझना, तभी आप इसे सोल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे दोस्तों। एक चीज ध्यान रखना, ये जो चीजें बता रहा हूं ये फर्स्ट ग्रेड से संबंधित भी है, आरएस से संबंधित भी है, आईएएस से संबंधित भी है। अब दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर दैनिक ज्वार कैसे बनाओगे। जो सपोज करना, यहां पर किसी दिन आपका जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा यहां पर है, सूर्य यहां पर है, तब दोस्तों ध्यान रखना आपका जो ज्वार आया है, वो ज्वार दोस्तों इस स्थिति में आया, यहां पर आपके ज्वार आया था, इस जगह पर आपके ज्वार आ गया, ठीक है ना। कब आया, जब चंद्रमा भी यहां पर है और सूर्य भी यहां पर है, तीनों एक सीट में है, अमावस्या के दिन, मान लो कि अमावस्या के दिन। अब वापस इस जगह पर ज्वार कितने दिनों बाद में आएगा, आप कहोगे गुरुजी 24 घंटे बाद में आएगा। कितने घंटे बोलोगे, 24 घंटे। क्यों, क्योंकि आप कहोगे गुरुजी ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी इस वाले स्थान से अपने जगह पर घूमती है, अपने अक्ष पर, और घूम करके पुनः इसी स्थान पर आएगी, तो इस स्थान पर आने में पृथ्वी को कितने घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे। इस चीज को समझना, यहां पर माना कि मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, वापस समझना एक बार, चंद्रमा यहां पर है, सूर्य यहां पर, ये सीजके की युति की कंडीशन बन रही है अमावस्या के दिन, तो दोनों ने अपने जो बल लगाया, तब ज्वार दोस्तों इस वाले भाग पर आए, यहां पर कोई ज्वार आ गया। अब मैं आपको कहूं कि इसी स्थान पर वापस ज्वार कब आएगा, वो चीज कहलाती है दैनिक ज्वार। इस जगह पर ज्वार वापस कब आएगा, वो कहलाती दैनिक ज्वार। आप कहोगे गुरुजी 24 घंटे में आएगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी तो अपना घूर्णन कर रही है कंटिन्यू, तो पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो पृथ्वी को घूम करके, पृथ्वी जो यहां से घूमेगी तो वापस घूम करके वापस पृथ्वी को इसी जगह पर आने के लिए दोस्तों अपने कितने घंटों का समय लगता है। आप कहोगे गुरुजी 24 घंटों का समय लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मेरे विद्वान साथी, मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे में क्या चंद्रमा यही रहेगा क्या, नहीं, चंद्रमा तो एक दिन आगे चला गया। चंद्रमा यहां पर है, यहां जब ज्वार आया था तब चंद्रमा यहां पर था। अब जब पृथ्वी घूम करके 24 घंटे बाद ये स्थान यहां पर आएगा तो चंद्रमा यहां नहीं होगा, ये सूर्य की सीट में आया, भी चंद्रमा तो एक दिन आगे चला गया। अब आपका जो चंद्रमा दोस्तों, इस चंद्रमा को इस स्थिति में आना, इस चंद्रमा की आपका जो पृथ्वी है दोस्तों, इस स्थान को इस वाली सीट में आएगा ना, तब जाकर के अपने ज्वार आएगा यहां पर। ये जो दूरी है दोस्तों, ये वाली, ये चंद्रमा की 2/55 भाग होती है, और यहां से इस भाग को वापस पुनः ये वाली दूरी तय करने में दोस्तों अपने कितने मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों अपने ध्यान रखना, यहां से चलने के लिए इसको 52 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 52 मिनट का समय। तब जाकर के दोस्तों वापस ये वाला स्थान इस सूर्य और चंद्रमा की सीट में आएगा। नहीं समझे, सूर्य चंद्रमा यहां पर है, उस समय यहां पर ज्वार आया था। अब इस जगह पर वापस ज्वार कब आएगा, वो कहलाता दैनिक ज्वार। अब यहां पर यह स्थान वापस इस जगह पर कब आएगा, पूरा का पूरा एक गोला पार करके आएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम के आएगी, और अक्ष पर घूमने के लिए कितने घंटों का समय लगता है, 24 घंटों का। लेकिन ध्यान रखना साथियों, ये 24 घंटे बाद इस स्थिति में आएगा, जबकि चंद्रमा अब यहां पर नहीं है, चंद्रमा एक दिन आगे चला गया, एक कम का चांद दिखने लग गया यहां पर। अब जब चंद्रमा की सीट में आएगा ये वाला स्थान, तब जाकर के इस वाली जगह पर ज्वार आएगा, वरना नहीं आएगा।
तो दोस्तों हम यहां पर आ चुका है, ये वाला जो भाग था दोस्तों, इस 24 घंटे के बाद इसको वापस इस चांद की सीध में जाने के लिए, एकम के चांद की तरफ, ये अमावस्या की सीध में अभी एकम के चांद की तरफ जाने के लिए दोस्तों आपके कितने मिनटों का समय लगेगा? 52 मिनट का समय। यानी कि जो वापस यहां ज्वार आएगा वो दोस्तों कितने घंटों बाद आएगा? 24 घंटे और 52 मिनट में आएगा। ये चीज कहलाती है दोस्तों, कौन सा ज्वार कहलाता है? दैनिक ज्वार कहलाता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दैनिक ज्वार कितने घंटों बाद आता है? 24 घंटे और 52 मिनट में आता है। दोस्तों अब आप कहोगे क्या पृथ्वी पर एक समय में एक ही तरफ ज्वार आता है क्या? आप कहोगे हां। नहीं, मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक बल लगता है पृथ्वी के ऊपर, एक बल लगता है जिसे आप साइंस में दोस्तों ध्यान रखना, अपकेंद्रीय बल बोलते हो। कौन सा बल बोलते हैं दोस्तों? अपकेंद्रीय बल। अप एक उपसर्ग है, इसका अर्थ अपन बाद में समझेंगे, पहले बल होता क्या देखना। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल क्या होता है दोस्तों कि अगर पृथ्वी, माना कि अगर आप पृथ्वी को इस तरफ घुमा रहे हो, माना कि ये पृथ्वी है, ठीक है ना, अगर आप पृथ्वी को इस तरफ घुमा रहे हो, ठीक है ना, और यहां पर अगर ज्वार आ रहा है तो इस स्थिति के विपरीत बैक साइड में भी वापस ज्वार आएगा। कैसे आएगा? नहीं समझोगे चलोगे। आप एक परात लो और परात में पानी भरना और उस परात को जोर से ऐसे इस तरफ घुमाना। अगर आप ऐसे घुमाओगे ना तो यहां का पानी तो ऊपर चढ़ेगा, जबकि अपकेंद्रीय बल के कारण दोस्तों उसका जो विपरीत भाग है दोस्तों वो भी घुमाव के कारण पीछे से ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा। यहां से तो आगे उठेगा लेकिन पीछे का भाग भी वापस ऊपर उठेगा। यानी कि दोस्तों अगर यहां पर ज्वार आता है तो उसी क्षण इसके बैक साइड में वापस यहां पर भी ज्वार आता है, इस जगह इसके जस्ट विपरीत साइड में यहां पर भी ज्वार आएगा। और ये ज्वार अर्धदैनिक कहलाता दोस्तों। ये ज्वार यहां पर है, अगर ये 24 घंटे 52 मिनट में आ रहा है तो वापस आधा ज्वार कब आएगा दोस्तों? 2 को भाग लगा दो, 24 के आधे कितने होता है अपने तो 12, और 52 के आधे कितने होते हैं दोस्तों अपने? 52 के आधे कितने होते हैं? 26। तो दोस्तों जो यहां पर जो आएगा ज्वार वो कितनी मिनट बाद आएगा? 12 घंटे और 26 मिनट बाद में आएगा। ये कहलाता अपने कौन सा? अर्धदैनिक ज्वार। यानी पृथ्वी पर एक ही स्थान पर दिन में कितनी बार ज्वार आता है? 2 बार। दैनिक ज्वार कितने घंटों बाद आता है? 24 घंटे और 52 मिनट। और अर्धदैनिक ज्वार कितने घंटों बाद आता है? 12 घंटे और 26 मिनट। यानी कि ये जो दूरी होती है दोस्तों, इसे चलने के लिए कितने मिनट का समय लगता है? 52 मिनट। अपकेंद्रीय बल के कारण जहां ज्वार आता है उसके विपरीत साइड में वापस ज्वार आता है, वो कहलाता अर्धदैनिक ज्वार। और कितने घंटों बाद आता है? 12 घंटे और 26 मिनट बाद आता है। पीछे वाली जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी दोस्तों, जो नॉर्मल एग्जाम होता है उसमें तो यहीं तक प्रश्न बनता है, लेकिन जो बड़े बड़े जब आप एग्जाम देते हो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, आईएएस वगैरह के, तो वहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि अब पीछे वाली जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी वहां पर यही प्रश्न आया था। उसने कहा था कि पृथ्वी जिस वेग से घूम रही है, अगर मैं आपको कहूं दोस्तों पृथ्वी इस वेग से घूम रही है, तो अगर इस पृथ्वी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो बताओ वापस जो ज्वार आएगा वो कितने घंटों बाद आएगा? यानी कि पृथ्वी जिस गति से चल रही है उस गति को जस्ट डबल कर दिया जाए तो कितने घंटों बाद आएगा? तो ज्वार कितने घंटों में आ रहा है? 12 घंटे और 26 मिनट। अगर उसको 2 गुना कर दिया जाए तो आपका जो ज्वार आएगा दोस्तों वो कितने घंटों बाद आएगा? 6 घंटे और 13 मिनट बाद में आएगा। और दूसरा प्रश्न ये बनेगा, अगर जिस वेग से घूम रही है उस वेग को आधा कर दिया जाए तो बताओ ज्वार कितने घंटे बाद आएगा? 24 घंटे और 52 मिनट बाद आएगा। यही प्रश्न बार बार एग्जाम में आया दोस्तों। इसी चीज को आपको समझाने के लिए मेरे को इतनी बड़ी फिल्म बनानी पड़ी। क्या आप समझ गए हो क्या? अगर समझ गए हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। कमेंट के अंदर लिख देना कि हाँ सर समझ में आ गया। ये फिल्म बनाने के लिए मैंने आपको ये बताने के लिए पूरा का पूरा चार्ट बनाया इस तरीके से। अब आपके दोस्तों एक और चीज समझनी है, उपभू और अपभू क्या होता है, जो ये समझना इंपॉर्टेंट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन बनाते हैं आगे की ओर। हो गया? ठीक है दोस्तों, देखना अब अपन को समझना दोस्तों उपभू और अपभू क्या होता है। जो इंपॉर्टेंट वैसे दोनों ही, अपभू और उपभू क्या होता है। इसी के साथ दोस्तों अपभू उपभू के साथ में 2 चीज आप लोग और देख लेना, उपसौर, अपसौर। इधर देखना दोस्तों उपभू, अपभू, ठीक है ना। सौर का मतलब क्या होता है? सूर्य। यहां मैं आपके सूर्य को स्थिर रख रहा हूं और यहां सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कौन कर रहा दोस्तों? अपने पृथ्वी, ठीक है। किसी दिन माना कि पृथ्वी यहां पर है,
ठीक है। 3 महीने बाद पृथ्वी यहां पर आ जाएगी, उसके 3 महीने बाद पृथ्वी यहां पर आ जाएगी, उसके 3 महीने बाद पृथ्वी यहां पर आ जाएगी, और 12 महीने बाद पृथ्वी वापस यहां आ जाएगी। इस तरीके से दोस्तों सौर का मतलब होता है सूर्य, ये सूर्य को स्थिर रखना है, चारों तरफ कौन घूम रही है, अपने पृथ्वी घूम रही है ये। और एक तरफ बना रहा हूं दोस्तों अपने उपभू और अपभू। भू का मतलब क्या होता है, धरती, ये हो गया अपने पृथ्वी। और पृथ्वी के दोस्तों ध्यान रखना चारों तरफ परिक्रमा कौन कर रहा, अपने चंद्रमा। ये आपका चंद्रमा, कुछ दिनों बाद चंद्रमा यहां पर आ गया, सप्तमी अष्टमी, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा यहां आ गया, शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन वापस चंद्रमा यहां आ गया। अब आपको समझना, देखो उपसौर क्या होता है, अपसौर, उपभू और अपभू। देखो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो कक्ष है ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष है, ना कि कोई वृत्ताकार कक्ष है। देखना दोस्तों, ध्यान रखना, यहां से पृथ्वी की दूरी अधिकतम ये रही और निकटतम दूरी ये रही, वापस अधिकतम दूरी ये रही और अधिकतम निकटतम दूरी ये रही। यहीं से ही प्रश्न आता। देखो अगर दोस्तों मैं आपको इन दोनों का अर्थ पता होना, ये हिंदी में 2 उपसर्ग है, अप और उप। क्या होता है अप और उप? देखो सरपंच के निकट, अगर मैं आपको दोस्तों, अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, सरपंच के निकट कौन होगा, आगे उप लगा दो, उप सरपंच। राष्ट्रपति के निकट कौन होगा, उपराष्ट्रपति। राज्यपाल के निकट कौन होगा, उपराज्यपाल। यानी उप एक उपसर्ग है जो निकटता दर्शाने के काम आता है, निकटता के लिए काम आता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जब निकट आएगी, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आएगी, उस चीज को दोस्तों आप लोग क्या बोलोगे, उपसौर बोलोगे। और जब दूर जाएगी दोस्तों तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, अपसौर बोलोगे। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो सूर्य और चंद्रमा है, सूर्य और पृथ्वी है दोस्तों, इस सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है ना दोस्तों, वो कितनी होती है? तो इसकी औसत दूरी दोस्तों अपने 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। और जब अधिकतम होती है दोस्तों, अधिकतम दूरी, तो अधिकतम कितनी होती है? तो अधिकतम होती है दोस्तों अपने 15.20 करोड़ किलोमीटर होती है, 20 करोड़। और जब निकटतम होती है दोस्तों तो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। औसत दूरी 14.98 करोड़, अधिकतम यानी अपसौर के अंदर 15.20 करोड़ और उपसौर के अंदर कितनी होती है? 14.70 करोड़। ये तो होता उपसौर और अपसौर। कहीं बार सीधा सीधा पूछ लेते दोस्तों कि उपसौर की स्थिति कब बनती है और अपसौर की कब बनती है। उपसौर की स्थिति दोस्तों 3 जनवरी के अंदर बनती है और अपसौर की स्थिति दोस्तों अपने 4 जुलाई के अंदर बनती है। अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा, सब 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तब अपने ठंड क्यों होती है? तो मेरे विद्वान साथी ध्यान रखना, ये जो स्थिति बनती है अपसौर की, उपसौर की, ये अपने दक्षिणी गोलार्ध में बनती है, दक्षिणी ध्रुव पर बनती है। और हम लोग जो है ना दोस्तों वो उत्तरी गोलार्ध में है। ये दक्षिणी ध्रुव पर बन रही है 3 जनवरी को, और जब यहाँ पर दोस्तों अपने गर्मी होगी तो अपने आप ही क्या होगी? सर्दी होगी। इसलिए उपसौर 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे नजदीक होती है और निकटतम दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़। और जब दूर होती है दोस्तों उपसौर में कितनी होती है? 15.20। कब होती है? 4 जुलाई। और औसत कितनी होती है? 14.98। उसी प्रकार से यहाँ पर देखना उपभू और अपभू। देखो उप का मतलब निकटतम, यानी कि जब यहाँ पर पास में होगा तब क्या होगी, जब दूर होगा तब क्या होगी, और औसत दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा की जो औसत दूरी होती है वो औसत दूरी होती है 3.84 लाख किलोमीटर, 3.84 लाख। जब दूर जाता दोस्तों, जब दूर चला गया, अधिकतम दूर चला गया दोस्तों, तब कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों अपने 4.7 लाख किलोमीटर, 4.7 लाख किलोमीटर। और जब निकट होती है दोस्तों तो अपने ये होती है 3.56 लाख किलोमीटर। ये इनकी दूरी है। उपभू, उपभू में दोस्तों 3.56 लाख होती है और उपभू में दोस्तों 4.7 लाख किलोमीटर होती है। अब दोस्तों ध्यान रखना, चंद्रमा निकट कब होगा? निकट उपभू में होगा। तो जब निकट होगा
तो बताओ कि गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा लगेगा, बताओ ज्वार दीर्घ आएगा या लघु आएगा? आप कहोगे गुरुजी दीर्घ आएगा। यही प्रश्न बनेगा कि बताओ उपभू के अंदर ज्वार कौन सा आएगा? दीर्घ ज्वार आएगा, क्योंकि उप के अंदर निकट होती है, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगेगा, ज्वार कौन सा आएगा? दीर्घ। और अपभू दूर होगी, गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, जिसके कारण यहां जो ज्वार आएगा विद्वान साथियों वो कौन सा आएगा? लघु ज्वार आएगा। औसत दूरी होती है 3.84 लाख, अधिकतम होती है 4.7 लाख और निकटतम होती है 3.56 लाख। उपभू में आता है दीर्घ ज्वार और अपभू में कौन सा आता है? लघु ज्वार आता है दोस्तों। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन दोस्तों अब छोटे छोटे प्रश्न दोस्तों 3 प्रश्न और बनेंगे, इससे केवल 3 क्वेश्चन और बनेंगे, उसके बाद में ज्वार भाटा की दोस्तों फिल्म ही खत्म हो जाएगी। मेरे को आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों ध्यान रखना, आपको कोई पूछेगा दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां पर आता है? विश्व का, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है विद्वान साथियों अपने फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी कहां है दोस्तों? फंडी की खाड़ी गुरुजी कनाडा में है। कितना मीटर आता है ऊंचा? 18 मीटर ऊंचा आता है। फर्स्ट ग्रेड पीछे वाले में पूछा जा चुका है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है, कनाडा में। कितने मीटर आता है? 18 मीटर। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, भारत का सबसे ऊंचा कहां पर आता है? भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है दोस्तों अपने ओखा तट पर। कहां पर आता है? ओखा तट। ओखा तट कहां पर है गुरुजी? गुजरात में है। कितना मीटर आता है? 2.4 मीटर ऊंचा आता है। विश्व के अंदर ध्यान रखना, एक स्थान पर दिन में अधिकतम कितनी बार ज्वार आते हैं? 2 बार आते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, विश्व का एक स्थान है जिसका नाम है अपना साउथ मेटन। कहां लगता है गुरुजी? साउथ मेटन लगता है इंग्लैंड में, जहां पर दिन में कितनी बार ज्वार आता है? 4 बार ज्वार, यानी कि अपवाद है, ये अपवाद है। दिन में हमेशा 2 बार ज्वार आता है, लेकिन साउथ मेटन इंग्लैंड में 4 बार आता है। क्यों होता है? अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो ना, तो ज्योग्राफी में हर क्यों का आंसर आना चाहिए दोस्तों। देखना, इंग्लैंड बनता है ऐसे, ये आपका एक देश है दोस्तों इंग्लैंड, और यहां जो स्थान है दोस्तों उसका नाम क्या है? साउथ मेटन। इंग्लैंड के जस्ट नीचे यहां तो एक स्थान लगता है दोस्तों जिसका नाम है अपने कौन सा? इंग्लिश चैनल। और यहां एक सागर लगता है दोस्तों जिसका नाम है अपने कौन सा? उत्तरी सागर। जब इंग्लिश चैनल में ज्वार आता दोनों बार यहां टकराता है, जब उत्तरी सागर में आता है तब दोनों बार यहां टकरा। ये ऐसी स्थिति में, यहां पर इसी स्थिति में है, जिसके कारण 2 बार तो इंग्लिश चैनल का, 2 बार उत्तरी सागर का, दोनों को जोड़ा कितनी बार हो गया? 4 बार। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है, जो कहां पर है? कनाडा। कितना मीटर आता है? 18 मीटर। और भारत का ऊंचा आता है ओखा तट गुजरात में, कितना मीटर? 2.4 मीटर। और साउथ मेटन नामक स्थान इंग्लैंड में एक दिन में कितनी बार आता है दोस्तों? 4 बार आता है ज्वार। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अब। ठीक है, हो गया? ओके कुछ। तो दोस्तों ये आपके कुछ ज्वार भाटा के क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको इसमें सभी क्वेश्चनों को लगभग डाल दिया है। अब दोस्तों ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन और है जिनसे सीधा कुछ सिद्धांत है ज्वार भाटा से संबंधित। वो सिद्धांत आपको सीधा ये पूछेगा कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था जो। ठीक है दोस्तों, तो उनको मैं लिख रहा हूं यहां पर, जिसको सीधा कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मैंने आईएएस तक के पेपर उठा के देख लिया जिसमें सीधा सिद्धांत का नाम और किसने दिया वो पूछता। दोस्तों देखना, सबसे पहले सिद्धांत, एक सिद्धांत दिया था दोस्तों जिसका नाम था अपने कौन सा? तो गतिक सिद्धांत। गतिक सिद्धांत कब दिया था गुरुजी? 1755 में। किसने दिया था? लाप्लास ने। एक दिया था दोस्तों अपने प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत यह दिया था दोस्तों अपने 1833 में। किसने दिया था? विलियम हवेल ने दिया था। एक इसी का ही उल्टा दिया था दोस्तों, जिसका नाम था अपने स्थायी तरंग सिद्धांत। स्थायी तरंग सिद्धांत। और यह किसने दिया था? यह दिया था अपने एयरीन। एयरीन दिया था। ये तीनों के तीनों सिद्धांत आपको ध्यान रखने हैं। गतिक सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत,
स्थायी तरंग सिद्धांत। और एक दिया था दोस्तों अपने नहर सिद्धांत 1842 में हेरिस और ये दिया था अपने एरी ने। गतिक सिद्धांत 1755 लाप्लास, प्रगामी तरंग सिद्धांत 1833 विलियम हवेल, स्थायी तरंग सिद्धांत हेरिस ने दिया, नहर सिद्धांत 1842 में किसने दिया था? एरी ने। ये 4 सिद्धांत याद रखना दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड से संबंधित, रीट आरएस आईएएस से संबंधित है ये टॉपिक, और कांस्टेबल में भी लगती है वर्ड ज्योग्राफी, उसमें भी है, रेलवे में, पटवार में नहीं है। तो दोस्तों इसमें कोई जोक टोक या कोई जोक करने की नहीं है कोई आदत की भाई कि आप सभी मैच्योर हो, तो इसलिए मैंने ऐसे ही बना दिया। इसे अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना दोस्तों। नमस्कार।